सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में एक बार फिर लोकसभा चुनाव है, जिसकी तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन सबको पता है कि अब जो कुछ भी चलना है वो चुनाव के मद्देनजर चलना है। देश में आम चुनाव होना है, मार्च में आचार संहिता लगेगी, अप्रैल से लेकर मई तक के बीच में चुनाव प्रचार और वोटिंग का काम चलेगा। अब जो कुछ भी चल रहा है देश में वो उसको ध्यान में रखते हुए चल रहा है। तो इस समय देश में चर्चा किस बात की? इस देश में चर्चा है नीतीश कुमार के इस्तीफे की। नीतीश कुमार भारत की राजनीति में एक गजब उदाहरण बने हैं। नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, लेकिन अगले दिन हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही दिखाई देते हैं, पर उनके उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। ऐसा करिश्मा करने वाला अद्भुत राजनीतिज्ञ जिसका नाम नीतीश कुमार है, उसने देश की सियासत में एक गजब बदलाव लाके दिया। 6 महीने पहले उन्होंने अलग जगाई देश में कि ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है वो देश के लिए उचित नहीं है, इसका हमको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। और इसके तहत उन्होंने पहल की। दुनिया भर की मशक्कत के बाद 27 विभिन्न दलों के नेताओं ने एक नया गठबंधन अस्तित्व में आया। उस गठबंधन का नामकरण ही अपने आप में सुर्खियां भर गया, क्योंकि उसका नाम था इंडिया। भाजपा और अन्य सहयोगी दलों ने इसे इंडिया अलायंस के नाम से पुकारा। उन्होंने ए शब्द को हटाना चाहा और इंडी और अलायंस इसे अलग व्यक्त किया। यह अलग बात है कि उनका स्वयं का गठबंधन जो है वो एनडीए कहलाता है, जिसमें एनडीए अलायंस भी हो सकता था। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शख्स ने इस इंडिया गठबंधन की अवधारणा को मूर्ति रूप दिया वो खुद ही इंडिया गठबंधन से कल निकल गया और वापस एनडीए का हिस्सा हो गया। अब हमारा आज का विषय इस बिखराव के संदर्भ में ही है। हमारा विषय इंडिया बिछड़ते बारी बारी, ये कैसी तैयारी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो वर्तमान में 303 सीटों पर है, तकरीबन 325 से ज्यादा सीटें उसके अलायंस की हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले अपने बूते 400 सीटें पार करने का मंसूबा पाल कर काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व का इंडिया अलायंस है जो ये कोशिश में है कि हम इस तरीके से काम करें कि भाजपा या एनडीए बहुमत में ना आ पाए। पर जिस तरीके से बारी बारी से लोग बिखर रहे हैं, ममता बनर्जी नाराज होकर कह चुकी है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, 42 की 42 सीटें पश्चिम बंगाल में मैं ही लड़ूंगी। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, साफ तौर पर कह रहा है कि यहां पर समझौता नहीं होगा। हरियाणा के संदर्भ में भी खबर आ रही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम अकेले ही लड़ेंगे। अन्य दल भी इसी प्रकार के तेवर दिखा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इस रोशनी में बात करेंगे कि जब नीतीश कुमार ने एक कदम उठा लिया है और ठीक उससे एक दिन पहले उठाया जब राहुल गांधी बिहार में प्रवेश करने जा रहे थे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, तो अब कोई उम्मीद है या नहीं है। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। जो कुछ हो रहा है ना उसे इस विचार सूत्र में व्यक्त किया है। हमारा विचार सूत्र कहता है कि सब कुछ बदल रहा है। लोग हास्य अभिनेताओं को गंभीरता से और राजनीतिज्ञों को हंसी मजाक में ले रहे हैं। विल रोजर्स, क्या कमाल की बात कही थी ना विल रोजर्स ने, कभी कही थी, आज हम घटित होते हुए देख रहे हैं। अब इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं रितु चौधरी जी, प्रवक्ता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। प्रियंका कुशवाहा है हमारे साथ में, जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल की। डॉक्टर धीरेन्द्र तायल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मनीष यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रितु चौधरी जी से करेंगे क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में ये इंडिया है। पर उनसे बात करें उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालते हैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ बोलने के लिए मजबूत बुनियाद देंगे। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था वह मैंडेट एनडीए को दिया था, और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है। स्टार कैंपेनर हमारे लिए असम में
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हमें खूब प्रचार मिला असम के मुख्यमंत्री से, और आज कल नीतीश कुमार के विश्वासघात के बाद देखिए आप किशनगंज की जनता, बिहार की जनता भरपूर उत्साहजनक स्वागत दे रही है राहुल गांधी जी को और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए असम के मुख्यमंत्री से या बिहार के मुख्यमंत्री से। बिल्कुल हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। तो रितु चौधरी जी, शुरुआत यहां से करते हैं कि जयराम रमेश कह रहे हैं हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भाई किसी का वोट भी चाहिए या वोट भी नहीं चाहिए? रितु जी, वोट तो चाहिए और वोट हमारे साथ है भी। राहुल जी जब चले हैं मणिपुर से तो आपने देखा भी होगा उनके साथ एक सुनामी चली है लोगों की जी। एक लोगों का सैलाब चला है, और ये इस बात का साफ साफ संकेत है कि जनता को पता है कि कौन सा ऐसा नेता है पूरे देश में जिसकी रीढ़ अभी तक सीधी है, किस पर विश्वास किया जा सकता है, कौन है जिसकी बात जो है, जो अपनी बात जो है बहुत उसके साथ रखता है और जिसकी बात का महत्व भी है। और पूरी देश की जनता आज जान चुकी है कि आज जो राजनीति का स्तर जो भाजपा जो ले गई है, बहुत ही निचले स्तर पर जो ले गई है। कल तक वो जिसको बोलते थे कि इनका डीएनए खराब है, कल तक वो बोलते थे कि ये जो है कुंठित है, यौन कुंठा है इनके अंदर, और इतने इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है और ऐसा नेता है वैसा नेता है। कल तक जो कहते थे कि मैं ये साफा उतारूंगा नहीं जब तक कि नीतीश को मैं सीएम की गद्दी से मैं उतार ना दूं, जो इस प्रकार के दावे करते थे, और आज उन्होंने जो है भाजपा की वॉशिंग मशीन में उनको डाल के एकदम सफेदी की चमकाट से निकाल दिया। वो सारे दाग धुल गए और उनको गले से लगा लिया। अब पलटू जो पलटू राम जिसको बोल रहे हैं, तो पलटू राम तो भाजपा भी है और पलटू राम तो नीतीश जी भी है। तो जिन्होंने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया, आप देखिए कल तक अजीत पवार के लिए बोलते थे कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, फिर उन्हीं को जो है डिप्टी सीएम बना देते हैं। हेमंत बिस्वा को ले लीजिए, जिनको बोलते थे कि सबसे करप्ट आदमी है, उसको सीएम बना देते हैं। तो भाजपा का तो राजनीति का कोई स्तर जो है वो रहा नहीं है। वो हर प्रकार से बाय हुक और कुक जो है वो सत्ता में रहना चाहते हैं, और प्रत्येक उस राजनीतिज्ञ को, उस नेता को जिसके ऊपर वो गंभीर आरोप पहले लगाते हैं, फिर उसको बाद में गले से लगाते हैं। अच्छा एक बात बताइए रितु जी, ये जितने भी नेता आपके साथ होते हैं वो क्या भ्रष्ट होते हैं क्या? ये मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे। देखिए पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब से भाजपा आई है तब से विपक्ष का हर व्यक्ति जो भी विपक्ष में है, भाजपा की नजर में वो भ्रष्ट है। और चूंकि भाजपा की नजर में भ्रष्ट है तो मीडिया की नजर में भी भ्रष्ट है, और चूंकि मीडिया और भाजपा की नजर में है तो ईडी और सीबीआई तो उसके दरवाजे पर दस्तक दे ही रही होती है। जबकि कोई आरोप अगर साबित नहीं भी हो, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है कि उसको भ्रष्ट बिना हाँ, तो रितु जी मेरा सवाल इस संदर्भ में था कि मतलब नीतीश ठीक ठाक आदमी है ना, आप तो ऐसा नहीं मानते ना कि नीतीश जी गड़बड़ आदमी है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। या भाजपा की बात में आपको एतबार है कि भाजपा बोलती थी बहुत बेकार आदमी है, तो आपको भी एतबार हो गया ये बेकार आदमी है, फिर भी बेकार आदमी को आप अपने साथ लेकर चल रहे थे? देखिए मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो समाजवाद की बात करे, जो जनता के अधिकारों की बात करे, जिन्होंने खुद जातीय जनगणना कराकर ये दुनिया को बताया कि कितना ओबीसी जो है जिसको उसका हक नहीं मिल रहा है, ये बताने वाले, तो हमारे दिमाग में थर्ड जो है सोच क्यों होगी? आप ये बताइए। हम तो यही मानकर चलेंगे ना, ये जनता के साथ चलने वाला व्यक्ति है, ये भारत को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है, ये लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन हमें इस बात का तो नहीं है ना कि ये जो ईडी के डर से या सीबीआई के डर से या केवल किसी और लालच को लेकर अपने निजी फायदे के लिए ये जनता को धोखा दे सकते हैं। अच्छा, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। अब रितु जी एक सवाल और करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा को। वो एक कहावत है कि कोई जहाज अगर डूबने लगता है ना तो चूहे जो है सबसे पहले जहाज छोड़ देते हैं। यहां तो बड़ा अजीब ही हो गया, जहाज से कप्तान ही कूद गया। पर नीतीश कुमार जी इस इंडिया गठबंधन की कप्तान की भूमिका में थे। पिछली बैठक में तो उनका नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित किया गया था,
और वो नीतीश कुमार ही जिन्होंने पहल करके ये गठबंधन बनवाया था कूद गए और जिस गठबंधन के खिलाफ गठबंधन बनवाया था उस गठबंधन का हिस्सा हो गए। तो इस जहाज का भविष्य क्या रहा ऋतु जी, थोड़ा सा बस इतना और बता दीजिए तो हमें बड़ी सहूलियत हो जाएगी अपने कार्यक्रम को विस्तार देने में आपके साथ। देखिए, भारत जो है एक लोकतंत्र है और पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया है हमने हमेशा ही। चाहे कोई भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे किसी भी दल के कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, हमने इस लोकतंत्र को हमेशा बनाए रखा है। लेकिन आज समय वो आ गया है जब लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया गया। ऐसी फांसीवादी ताकतें जो है वो इस देश पर काबिज हैं। और ये जो जहाज को डूबने की आप बात कर रहे हैं, ये जहाज कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा जहाज है जो इस देश को इस फांसीवादी ताकतों से तर के लेके जाएगा और उस लोकतंत्र को बचाएगा, उस संविधान को बचाएगा जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है। और ये जो चूहे जो भाग रहे हैं, ये भाग केवल ये इसलिए नहीं भाग रहे कि जहाज डूबने वाला है, ये इसलिए भाग रहे हैं या तो इनके खुद की कुछ ऐसी कुछ फाइलें हैं जो ये नहीं चाहते कि वो खुले, या वो इसलिए भाग रहे हैं कि उनके निजी स्वार्थ है। वो स्वार्थ जो है वो देश से भी ऊपर है, देश की देश से भी ऊपर है। ऋतु जी ने कह दिया तो मुझे सीधे मनीष जी के पास जाना पड़ेगा। मनीष यादव जी, ये क्या हो रहा है आपके साथ भाई? हम तो कप्तान समझ रहे थे, उन्होंने बताया चूहे भाग गए जहाज से। क्यों भाग गए भाई आप? जिस जहाज को आपने तैयार किया था उस जहाज को बीच में छोड़कर कूद लिए आप, ऐसा आप क्यों किए? बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि ऋतु जी को समझने में लगभग 2 वर्ष लग गए कि हम क्या हैं। हमारे साथ जब ये सरकार में थी तो हमारे नेता को ये समझ नहीं पाए जी। हम जब पिछले बार भी जब ये हमारे साथ थे फिर भी ये नहीं समझ पाए, लेकिन जब हम चले गए तब इनकी ज्ञान खुल जाती है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा मनीष जी, आप क्यों ऋतु जी पे इतना नाराज हो रहे हो? समझ तो अमित शाह जी भी नहीं पाए थे आपके नेताजी को, समझ तो जेपी नड्डा जी भी नहीं पाए थे, तो कहां आप ऋतु जी से नाराज हुए बैठे हैं? नहीं, मैं बस केवल इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये साथ रहती हैं तब तो कहते हैं कि नीतीश जी बड़ा ही देश के नेता है, लोहिया कर्पूरी के विचारधारा पे चलने वाले। जब जैसे ही हम हटते हैं तो ये कुछ से कुछ टिप्पणियां करने लगते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने हट धर्म के चला है, हट धर्म पे नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के लोगों को एक किया। नीतीश कुमार जी जिस रफ्तार से इस देश में लोगों को एकजुट कर रहे थे, लेकिन उनके विपरीत कांग्रेस क्या कर रही थी? केवल टाइम पास कर रही थी, कुछ न हर बार बैठकें करती थी, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा था। तो जिस रफ्तार के लिए, जिस कार्य के लिए हम सब एकजुट हो रहे थे, उसका जब कुछ परिणाम ही नहीं निकल रहा था तो हम लोग मजबूर थे। हम जिस चीज के लिए लोगों को एकजुट कर रहे थे, बिहार में सीट की बंटवारा नहीं हो पा रहे थे, देश में सीट की बंटवारा नहीं हो पा रहे हैं, पूरे राज्य में आप देखिएगा, बंगाल में परेशान है लोग, पंजाब में परेशान है लोग, यूपी में लोग परेशान है, हर जगह के लोग, हर दल के लोग इनसे परेशान है। ये लोग चाहते नहीं है कि राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जो हमारे साथ आए वो लीड करे। ये लोग लोगों को कंफ्यूज करके रखना चाहते, कोई निष्कर्ष पे देना नहीं चाहते, जिसका नतीजा आज तो बड़ी पते की कही। मनीष यादव जी, थोड़ा विस्तार चाहूंगा आपसे। वो क्या है कि देश को आप ये बता रहे थे मनीष जी, आप मतलब नीतीश कुमार जी, कि देखो वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है ना, वो देश के लिए ठीक नहीं है। वर्तमान में जो देश के मुखिया है सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश का भविष्य ठीक नहीं है और इसलिए बाकी सब लोगों को एकजुट होकर इनका मुकाबला करना चाहिए। अब आपसे जानना यह है कि आप एकजुट करने की कोशिशों में सफल नहीं हुए। जो देश के लिए खतरा थे, जो देश के लिए नुकसानदेह थे, जिनका नेतृत्व ठीक नहीं था, आप खुद उनके नेतृत्व में आ गए। ऐसा कमाल आप कैसे कर लिए भाई? थोड़ा ऐसे समझाइए मनीष जी। कांग्रेस तो कसूरवारी है, कांग्रेस ने तो कोई मदद की नहीं आपकी, पर जिनके खिलाफ देश बचाने के लिए आप सीना खोलकर सामने आए थे, अब उन्हीं के पीछे आप दुपक गए। ऐसा आप क्यों किए? आप समझ नहीं, तो मैं पीछे नहीं दुपका हूं। हम बिहार में कल भी फ्रंट सीट पे थे और आज भी फ्रंट सीट पे। आप ये जो कह रहे हैं कि पीछे तो दुपकने की कोई बात नहीं है जी। हमारी बस एक इच्छा है कि हम राज्य को कैसे तरक्की के ऊपर ले जाए। हम इस रास्ते पर चलते हैं। हम कल भी फ्रंट सीट पर थे और आज भी फ्रंट सीट पे हैं। अरे मनीष जी, थोड़ा क्लियर कीजिए, आप मतलब चाहते क्या है? हम बिहार में फ्रंट सीट पर बैठे रहे, इसके लिए पीछे में किसी को भी जोड़ लेंगे, इसके लिए है?
नहीं नहीं, पीछे में किसी को नहीं, समय परिस्थिति की बात है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया जी जी कि हम किस प्रकार से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कौन है, जी हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। जी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, केवल टाइम पास, हर 10 दिन, हर 1 महीने पे 2 महीने पे बैठ के होती थी, उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा। तो हम बेवजह टाइम को क्यों बर्बाद करें? हमारे नेता का बस मोदी एक जी अभी तक हमें ये समझा नहीं पाए, देश बचाने के लिए निकले थे और प्रदेश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए साथ हो लिए। दलील कुछ इस प्रकार की बनी जी, दोबारा आऊंगा तब तक कुछ और सोचिएगा, कोई जायज दलील मिले आपके इस कदम के संदर्भ में। पर अभी तो मुझे डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी के पास जाना है। समझ ही नहीं पा रहे धीरेन्द्र जी चाह क्या रहे हो, थोड़ा समझाओ ना आप। कांग्रेस इतना डरा रही है आपको क्या कि जिस नीतीश कुमार के संदर्भ में देश के सम्माननीय गृह मंत्री नीतीश कुमार को लेकर सीधे तौर पर कह के गए थे अमित शाह जी कि अब इनके साथ कभी नहीं की जगह अभी ही। हिमांशु जी, जो इंडी अलायंस के साथ हो रहा है, जिसको उन्होंने इंडिया कहा जी, मैं शुरू वहां से करना चाहूंगा कि उन्होंने सोचा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बाउंसर मारा, उसका नाम इंडिया रखा, जैसे आपने भी बात की शुरू में जी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जी। और भारत इंडिया का जो विभाजन था वो बंगाल और पंजाब से स्टार्ट हुआ था जी। अभी भी वही हो रहा है, बंगाल और पंजाब से स्टार्ट हो गया जी। दूसरी बात, जो मोदी जी का विजन है, मोदी जी की स्टेटमेंट है, बड़ी क्लियर है, शुरू से ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे साथ में चलो, देश का उत्थान कर रहे हैं, आप भी उस यात्रा का हिस्सा बनो। ये जो एक अनहोली अलायंस बनाया गया था, अब इसको हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ एक पार्टी है जो अपनी एक विजन दे रही है देश को आगे ले जाने की, अपने वायदे पूरे कर रही है, 370 है, राम मंदिर है, कुछ भी है, सबके सब वायदे पूरे कर रही है। और दूसरी तरफ जो जनता है, आपके भी व्यूअर्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी आपने ये इंडी अलायंस बनाया, इसका कॉमन आइडियोलॉजी क्या है, आपने कॉमन क्या है? कि कॉमन ये है मुझे मोदी को हराना है जी। ये तो कोई मतलब आप बताओ कि मैं मोदी देश के लिए ये कर रहा है लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हमारा कॉमन है कि मोदी को हराना है। कौन हराएगा? नहीं, ये हमें पता नहीं है, ये हम बाद में बताएंगे, हमें भी नहीं पता किसको पता है। अच्छा, एक बीच में रोकता हूं धीरे जी, ये तो आपका ही सिखाया हुआ नारा है। आपने 75-77 के दौर में नारा लगाया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो भाई आपकी सिखाई हुई चीज को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? बिल्कुल नाराज नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं नकल में भी अकल चाहिए जी। वो उन्होंने कहीं छोड़ दी। अब समस्या क्या थी जी? मैं थोड़ा सा डेटा पे जाता हूं, अगर आपको मेरे को टाइम दो तो थोड़ा सा डेटा पे जाता हूं कि ये अलायंस पहले ही दिन से होने वाला था ही नहीं। क्यों? एक डेटा है मेरे पास कि 2019 में 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट फेस टू फेस थी जी। उसमें तो छोटे दल थे, उनका लेना देना नहीं था। उसमें कांग्रेस को 7.9% सीटें मिली, बीजेपी को 92% सीटें मिली जी। वेयर एज 185 सीटों पर जो दूसरे दल थे वो भाजपा के साथ टक्कर में थे। कांग्रेस की कुछ कंट्रीब्यूशन वहां थी, लेकिन वहां पे उन दलों को 128 सीट मिली और भाजपा को 128 सीट मिली और कांग्रेस को, नॉन कांग्रेस को 57 मिली। अब समस्या यहां पे ये आ गई कि इतने सारी जगह पर ये लोग तो कांग्रेस को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन से ये जीत जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए इसमें क्या रखा था? कांग्रेस के लिए इसमें यह रखा था कि हमारे आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का वायदा कीजिए। अब वो वायदा कोई करने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने धक्के से खड़गे जी को बना दिया। तो उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल सामने आ गई। जब सामने आ गई, क्योंकि तो ये गठबंधन तो किसी लायक था ही नहीं, स्वाभाविक भी नहीं था, ये आपका तर्क है। इसको कोई गंभीरता से भी नहीं लेता, ये भी आपका तर्क है। जब कोई जना इसे गंभीरता से नहीं लेता, तो आप लोग इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो, जो इस समय देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो? यह मेरा सवाल है। जिस नीतीश कुमार ने आपकी पीठ में नहीं, सीने पर छुरा घोंपा था 2 साल पहले,
और जिसका दर्द, जिसका दुख, जिसकी तकलीफ, जिसकी पीड़ा, जिसकी कराहट आपकी जुबान से निरंतर निकल रही थी, उसको आप कल गले लगाते हुए दिखे। इतनी गंभीरता से आपने इस इंडिया को क्यों ले लिया? धीरेन जी ये समझाओ, समझना चाहते हैं हम सब ये आपसे। बिल्कुल बिल्कुल समझना भी चाहिए। सीरियसनेस इंडिया की नहीं है, सीरियसनेस देश की है, देश को आगे लेके जाने की है। देश ऐसी परिवारवादी शक्तियों के हाथ में नहीं जाए, उसकी है जो आपस में अपने ही स्वार्थ के लिए जो एक आइडियोलॉजी भी देश को नहीं दे पा रहे हैं, उनके हाथों में ना जाए। तो आइडिया यह है कि देश का बचाव करना है, देश को सीरियसली लेना है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मैंने परसों की स्टेटमेंट है मैकेंजी के सीईओ की कि यह भारत का दशक नहीं है, भारत की शताब्दी है। हम भाजपा भारत को वहां लेके गई है, हम उसको और आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि आपकी इन कोशिशों पे इंडिया जो गठबंधन है वो प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था, इसलिए उसको छिन्न भिन्न करना जरूरी है। इसलिए नीतीश कुमार की गद्दारी या दगाबाजी को सीधे शब्दों में कह रहे हैं, भुलाते हुए उन्हें एक बार फिर अपना हाथ पकड़ाना मजबूरी है, क्योंकि ये गठबंधन कहीं ना कहीं ताकत बन रहा है। ऐसा है धीरेन जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइडिया बड़ा सिंपल है, आप उसको घुमा रहे हो, मैं घुमाने नहीं दूंगा। अरे मैं घुमा रहा हूं, मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं, बाकी विस्तार तो गिरजा जी देंगे हमारे साथ में। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडिया बड़ा सिंपल है कि ओवर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज भाजपा में नहीं है जी। हम चुनाव को, हर परिस्थिति को सीरियसली लेते हैं, उसके लिए पूरा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि हम देश के प्रति सजग हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम कॉन्फिडेंस में है। तो इसलिए जो भी कोई हमारे खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है तो उसे एकजुट नहीं होने देंगे। धीरेन जी की इतनी बात हमें सीधे तौर पर समझ में आती है, पर जो इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। कल सत्ता में एक बार फिर विपक्ष में हो गए। उनकी प्रवक्ता है प्रियंका कुशवाहा जी, उनसे जरूर जानने में दिलचस्पी है। क्या बचा वो आपके पास में? थोड़ा रोशनी दीजिए ना प्रियंका जी। सत्ता पक्ष में हो जी या आप विपक्ष में हो, आपके पास बचता क्या है? वो आपकी विचारधारा है जी। जिस समय हमारे पास आए थे वो हम के आए थे, हम तो नहीं गए थे उनके पास में, वो खुद हमारे पास आए थे और वो हमसे कह रहे थे कि बीजेपी हमारे सीने में खंजर भोंक रही है। वो लालू जी को कह रहे थे हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें बचाइए। उस समय में तेजस्वी जी साथ आए, लालू जी साथ आए, महागठबंधन की नींव पड़ी जिस नींव के हिस्सेदार स्वयं नीतीश जी खुद थे। तो ऐसा सिर्फ ये साथ मिलाने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि लालू जी का दिल बड़ा है, दूसरा कारण ये भी था कि उस समय में 2020 के जब चुनाव हो रहे थे, उस समय तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। तो ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कह रहे थे कि नहीं ये बोगस बात है भाई, कहां से लाओगे पैसा, कहां से दोगे रोजगार, कहां से दोगे नौकरी। तो हमको एक मौका भी मिला था खुद को साबित करने का कि जो हम वादे कर रहे हैं उसको हम जमीन पे उतारेंगे। वही विचार हम लेकर चले थे और आपने देखा कि जिन 17 सालों में जो काम नहीं हुआ वही एजुकेशन विभाग किनके पास था, जेडीयू के पास था, बदलाव नहीं हुए। 17 महीने में हमने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली निकाली और ऐसे आम बहाली नहीं थी, वो बीपीएससी के थ्रू निकाली। इसका अर्थ क्या है कि हमने ऐसे शिक्षक तैयार किए हैं जो बिहार का भाग्य तय करेंगे। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक थे जो बिहार के थे 4.5 लाख के अराउंड, उनको हम राजकर्मी का दर्जा दिए। बिहार में आप देखिए जातिगत जनगणना करवा करके हम आंकड़े निकलवाए, और आंकड़े निकलवाए तो लोग बहुत बार आरोप लगाते हैं जातिवाद का कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। आप खुद बताइए, उनसे जो हमारे पास आंकड़े निकले 94 लाख गरीब परिवारों का आंकड़ा आया कि वो लोग इतने असहाय हैं कि वो अपना घर परिवार नहीं चला सकते हैं। तो उनमें सवर्ण भी थे, ओबीसी था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, पसमानदा था, सबको हमने 2-2 लाख दिया ताकि वो स्वरोजगार कर पाए। तो हमारी विचारधारा है, तो विचारधारा सत्ता में रहे या सत्ता में जाए, विचारधारा तो अमिट है। अच्छा प्रियंका जी एक बात बताओ, ये बिहार का भविष्य संवारते संवारते आपने अपना और देश का वर्तमान क्यों बिगाड़ दिया? भाई इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद थी, आपके चक्कर में पूरा इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया। सब लोग बता रहे हैं ये तेजस्वी अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बेड़ा गर्क करा दिए। इसमें कितनी सच्चाई है प्रियंका जी? ये कौन बोल रहा है कि तेजस्वी जी खुद को बनाने के लिए? अगर खुद को बनाने के लिए होता तो हम इस तरह से रोजगार की बारिश करते क्या?
जो काम नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए वो हमने 17 महीनों में करके दिखा दिया। तो हमारे भीतर तो ये क्लैरिटी है कि हमको किनको सर्व करना है, हमें आवाम को सर्व करना है, जनता को सर्व करना है। आज अब देख रहे हैं कि यहां से मजदूरों का प्रोडक्शन हब बना दिया गया है भारत को, लोग बेबस होकर के इजराइल में जा रहे हैं काम करने के लिए, ये स्थिति बन गई है। तो हमारे लिए तो क्लियर कट था कि हमें जनता के लिए काम करना है, मुद्दों पे काम करना है, बात मोदी की ना हो, बात मुद्दों की हो। हम राम पर वोट ना मांगे, हम काम पर वोट मांगे। तो ये हमारे पहले भी क्लैरिटी थी, आज भी, और इसी पे काम करेंगे हम इसी पर काम करेंगे। लेकिन प्रियंका जी, सीधे तौर पर जानना ही है कि अब गठबंधन का कोई भविष्य है या आपके लिए ठीक काम हो गया है? पहले जेडीयू को ठीक ठाक सीटें देनी पड़ती लोकसभा की, अब आपस में ही बांट लेंगे, थोड़ी हिस्सेदारी कम हो गई, तो अनुकूलता है। क्या है आपका सोच? देखिए, जब नीतीश जी भाजपा में जाकर के मिले हैं तो ये तो स्वयं भाजपा के लोग इनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, उतना तेजस्वी जी इनका रिस्पेक्ट कर रहे थे। ये सब होने के बावजूद तेजस्वी जी ने कहा कि वो हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, और भाजपा के लोग तो विजय सिन्हा जी उनको पागल घोषित कर रहे थे। तो उस समय में भी हमारे लिए उनके लिए आदर था। रही दूसरी बात कि इससे हमारे इंडिया अलायंस को क्या फर्क पड़ेगा, तो नीतीश जी कोई राष्ट्रीय नेता तो थे नहीं कि दूसरे राज्यों में इसका इंपैक्ट होने वाला है। बिहार में थे, और रही बिहार की बात, तो बिहार की जनता किसको वोट देगा सवाल नहीं होगा, क्यों वोट देगा सवाल होगा। काम किया गया तो काम पर वोट मांगा जाएगा, और जनता को के पास एक क्लियर मैसेज है, क्लियर नैरेटिव है कि हमारे लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। कोई हमें मुद्दों की बात करेगा, कोई जातिगत जनगणना की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, तो वो इंडिया अलायंस है। अच्छा, मैं गिरिजा जी के पास जाऊं, एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है नीतीश जी सम्मान्य थे, सम्मान्य है, सम्मान्य रहेंगे। ये कौन सा दरवाजा खुला रखना चाहते हो आप लोग अभी भी, जिसके लिए नीतीश जी अभी भी सम्माननीय है भाई आपके लिए? देखिए हिमांशु जी, ये सम्माननीय अगर हम किसी को बोलते हैं तो ऐसे इसलिए नहीं बोलते कि दरवाजा खुला है, वो हमारे संस्कार होते हैं। जब तेजस्वी जी उनको माननीय कह रहे हैं तो वो तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं, लालू जी और राबड़ी जी के दिए हुए संस्कार बोल रहे हैं कि हम अपने जो बड़े होते हैं उनका हम आदर सम्मान करते हैं, और कभी भी इस तरह की भाषा तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, कोई पागल हो गया है, कोई ये हो गया है, वो हो गया है, पगड़ी उतार देंगे, इस तरह की भाषा हमारी भाषा नहीं है। तो नीतीश जी ने क्या किया आपके साथ? इसके लिए कौन से आपने कैसे कहते हैं सांस्कृतिक शब्द का उपयोग करना चाहिए? क्या हुआ आपके साथ? नीतीश जी ने क्या किया आपके साथ? देखिए, नीतीश जी ने हमारे साथ क्या किया ये हमें बोलने की क्या आवश्यकता है, वो तो जनता देख रही है कि उन्होंने क्या किया। क्या शब्द ही नहीं मिल रहा आपको? वो नीतीश जी का कल बयान आया है कि हमारे लिए परम सत्य है, ब्रह्म सत्य है कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, पर मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश जी के लिए ब्रह्म सत्य कुर्सी है। जब आप विचारधारा की बात करते हैं तो जिधर पावर की धारा बह रही होती है उधर नीतीश जी का विचार भी बह जाता है। ये ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ प्रियंका जी? ये ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ कि नीतीश जी को क्या प्यारा है? देखिए, ये ज्ञान हमें बहुत पहले से था, लेकिन जब बात ये हुई थी ना कि नीतीश जी कह रहे थे कि बिहार में कौन 10 लाख रोजगार दे देगा, कौन नौकरी दे देगा, पॉसिबल ही नहीं है, उस पॉसिबिलिटी को हमने धरा पे उतारने के लिए काम किया। तो जब आपका ईगो आपके सामने नहीं होता है तो आप लोगों के बारे में सोचते हैं, हम आवाम के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई प्रियंका जी की बातों से उम्मीद बांध सकती है बिहार की जनता और देश की जनता कि तेजस्वी और नीतीश जी फिर से साथ में आपको सियासत में दिख सकते हैं। कोई अचंबा मत कीजिएगा, ये खेला चलता रहेगा। तेजस्वी जी ने बोला भी है अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। तो गिरिजा जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या खेला की संभावना देख रहे हैं? आपने प्रियंका जी की तार्किकता भरी बातों को सुना, एक नई संभावना लोकसभा के बाद। नीतीश जी जहां तक सवाल है जी, पिछले कुछ समय का जो उनका रिकॉर्ड है उसमें हर तरह की संभावना उनको लेकर बनी हुई है जी। बाकी लोगों के साथ क्या है मैं नहीं कहता, लेकिन उनके साथ बनी हुई है। और जहां तक जो उनका एनडीए में जाने का सवाल है वो एक अलग सवाल है, और जो इंडिया महागठबंधन है उसकी जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल अलग सवाल है। इसका इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का निराश होकर जाना ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो रस्साकसी थी ये उसका परिणाम है कि नीतीश कुमार छोड़ के गए हैं। नीतीश कुमार ने जरूर महागठबंधन की शुरुआत की थी, उसको विचार दिया था, उसके लिए शुरुआती मेहनत की थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका काफी समय से बहुत सीमित हो गई थी। चाहे उनको आशातीत सफलता अपने प्रयासों में नहीं मिली हो या बाकी दलों का रिस्पांस ठीक नहीं रहा हो, वो कांग्रेस की बात करें या कोई और बात करें, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं थी।
तो इसलिए महागठबंधन का भविष्य बिल्कुल अलग मुद्दा है और नीतीश कुमार का एनडीए में जाना अलग मुद्दा है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो आप देखेंगे कि महागठबंधन का जो मूल जो आइडिया था वो ये था कि बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ एक ही प्रत्याशी विपक्ष का खड़ा हो ताकि उनको हराया जा सके। ये एकेडमिकली बहुत सही, अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में देखेंगे आप तो पेन इंडिया पार्टी केवल कांग्रेस है, चाहे वो उपस्थिति बहुत कम हो या अधिक हो, लेकिन पेन इंडिया केवल एक ही पार्टी कांग्रेस है, बाकी कोई विपक्षी दल पेन इंडिया पार्टी नहीं है। सबके अपने अपने राज्यों में उनका प्रभाव है या उनका जनाधार है। ऐसे में पेन इंडिया गठबंधन बनना ये बहुत व्यवहारिक मुझे तब भी नहीं लगा था, आज भी नहीं लग रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि लगभग 200 सीटें लगभग ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। वहां किसी भी गठबंधन के दल का कोई उपस्थिति नहीं है। अब यदि इस गठबंधन के आगे की बात करें तो नीतीश कुमार के नहीं रहने से गठबंधन की जो गति है उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो गति वैसे भी बहुत रेंगती हुई चल रही है, उसमें कुछ प्रगति दिखती नहीं है। तो इसलिए गठबंधन को अपना मुकाम हासिल करने के लिए नीतीश कुमार के अलावा से हटकर रेफरेंसेस उनके हैं, वो जो इनडिसीजन की जो स्थिति बनी हुई है, अनिर्णय की स्थिति जी, उस अनिर्णय की स्थिति से गठबंधन को निकलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अगुवाई जो कांग्रेस कर रही थी या करने की स्थिति में थी या आज भी है, वो कांग्रेस उसकी अगुवाई किस तरह करती है, किस तरह बाकी लोगों के साथ में एडजस्टमेंट करती है। अच्छा गिरिजा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अपना समय जाया कर रही है गठबंधन की कोशिशों के चक्कर में? सारे जितने भी सहयोगी दल हैं वो अपने हिस्से का देने के स्थान पर कांग्रेस से ही कुछ लेने की संदर्भ में ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, और जो बयान भी आते हैं वो भी कांग्रेस की बेइज्जती करने वाले होते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी का हो, और चाहे ये बिहार के संदर्भ में भी आप देख लें। हमारे साथ में माननीय मनीष यादव जी हैं, उन्होंने अपने आप को कतई कसूरवार नहीं पाया। वो कांग्रेस की जिद ऐसी है कि नीतीश कुमार जी को निकलना पड़ा। आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन महज एक सपना रह गया, इस हकीकत को अब कांग्रेस को समझना ही होगा? नहीं, जो इस तरह के गठबंधन जब भी होते हैं तो जाहिर है कि क्षेत्रीय दल और नेशनल पार्टीज के बीच में इसी बात की रस्साकसी होती है कि अधिक से अधिक फायदा किस पार्टी को हो। जाहिर है कांग्रेस जिन राज्यों में बहुत कमजोर है, जहां पर क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं, वहां कांग्रेस चाहेगी कि इस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा हो, और क्षेत्रीय दल ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा हो उनकी कॉस्ट पर। तो इसी रस्साकसी से बहुत पार पाने के लिए एक बहुत मैच्योर्ड लीडरशिप की जरूरत है जो कांग्रेस को दिखाना होगा। कांग्रेस यदि इस गठबंधन को क्षेत्रीय दलों के साथ एक तरह से सरेंडर करें कहे या जो भी उनकी स्थिति जहां पर है, कहीं 2 सीट है, कहीं 1 सीट है, कहीं 5 सीट है, वहीं तक सीमित रखकर यदि कांग्रेस अपनी उन 200 सीटों पर एफर्ट करती है चुनाव में जाने के लिए, तो शायद ये गठबंधन भी आगे बढ़ेगा और चुनाव में तैयारी भी कांग्रेस की बेहतर हो सकेगी। लेकिन कांग्रेस उन सीटों पर कोई बेहतर कवायद करती हुई दिख रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब इन चुनाव के पहले जब आपको चुनाव की तैयारी करनी है, रणनीति बनानी है, गठबंधन को आगे बढ़ाना है, ऐसे दौर में पार्टी के एक शीर्ष नेता अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जाहिर है कांग्रेस का पूरा कंसंट्रेशन उस यात्रा पर है। चुनाव के ठीक पहले इस यात्रा को क्या कहा जाएगा? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 24 के चुनाव को लेकर कोई बहुत गंभीर है, ऐसा अब तक तो कोई देखने में नहीं। तो कांग्रेस आपको गंभीर नहीं दिख रही, भाजपा की गंभीरता को क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बेहद नाराज थे गिरिजा जी, जिस समय पर नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ छोड़, जो जनादेश के तहत प्राप्त सत्ता थी, लालू जी का दामन थाम लिया था। वो भाजपा के शीर्ष नेता अपने तमाम निर्धारित कार्यक्रम देश के कैंसिल करके बिहार में जाके नीतीश कुमार की शपथ की तालियां बजाने के लिए मौजूद थे। क्या कहते हैं आप? भाजपा ने इंडिया गठबंधन को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है और इंडिया गठबंधन को देश गंभीरता से ना ले बैठे, इसके लिए पूरी मेहनत की जा रही है।
नहीं, इंडिया गठबंधन को बीजेपी गंभीरता से न ले, ऐसी गलती बीजेपी नहीं करती, और नहीं करती इसी की वजह है कि 14 और 19 में उसको इस तरह की चुनावी सफलता मिली है। यदि नीतीश कुमार उनकी अपना जनाधार या सीटें जीतने की क्षमता जितनी भी हो, लेकिन सिंबॉलिक रूप से एक बड़े नेता हैं और उनकी एक पहचान विपक्षी दलों में है। यदि महागठबंधन से जिसने महागठबंधन का विचार दिया, यदि वही नेता महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ जाए, तो बीजेपी के लिए बहुत समझदारी की बात है कि वो उनका स्वागत करे और उसको अपने साथ ले। तो मैं वापस ऋतु जी आपके पास आना चाहता हूं कि आप अपनी इस विफलता को स्वीकार नहीं करेंगे कि चूक गए आप नीतीश कुमार जी को अपने साथ बनाए रखने के मामले में, चूक गए आप भाजपा की रणनीति का जवाब देने में, और चूक गए आप 2024 के संदर्भ में अपने लिए संभावनाएं पैदा करने में। क्या कहती हैं ऋतु चौधरी जी? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि इसे विफलता माना जाए। नीतीश कुमार जी के जाने से आप मुझे तर्क दीजिए जिससे हम इसे सफलता के तौर पर देखें। आपके लिए खुला मौका है ऋतु जी, हम चाहेंगे इसे सफलता के तौर पर देखा जाए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, और कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया गठबंधन छोड़कर जाता है तो इंडिया गठबंधन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस उसकी राजनीति पर जरूर उस चीज का फर्क पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन जी, मैं बीच में माफी के साथ में आपको रोकता हूं। देखिए, दो चीजें होती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इंडिया गठबंधन से छोड़कर कोई भी जाता है ना, तो इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहां कहा जाता है कि फकीर को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फकीर के पास कुछ होता ही नहीं है, तो नुकसान क्या हो जाएगा। अब थोड़ा उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं अतीत को। 2013 में नीतीश कुमार जी ने एनडीए से नाता तोड़ा और 2014 में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा बिहार में। कुल अदद 2 सीटें जीत पाए थे नीतीश कुमार। उसके बाद में वापस वह एनडीए का हिस्सा बने और फिर एनडीए से नाता तोड़ लिया। 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने एनडीए से नाता जोड़ लिया भाजपा के साथ फिर से, और उसका नतीजा क्या हुआ? 17 सीटों पर चुनाव लड़ा नीतीश कुमार जी के जेडीयू ने और 17 सीटों पर लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। 17 में से 17 सीटें जीती भाजपा और 17 में से 16 सीटें जीती जनता दल यूनाइटेड। तो साथ रहने न रहने के ये 2 उदाहरण है 2014 और 2019 के ऋतु जी। अब आपसे रोशनी चाहेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है। भाई, आपकी सीटें पहले भी नहीं आ रही थी जब साथ थे, जब साथ नहीं थे तब भी नहीं आ रही थी, तो आप इसलिए कह रहे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो सीटें आती नहीं है, या इससे इतर भी कोई दृष्टिकोण आपका है? देखिए, नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन से जुड़े जी, तो उनका जो स्तर था, जो उनकी राजनीति का स्तर था, वो देशव्यापी हो गया था। वो मतलब देश के नेता बनने चले थे। कि अगर वो इंडिया गठबंधन से जुड़े रहते तो वो बड़े दावेदार थे, बड़े पदों के दावेदार थे। लेकिन जब उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा तो उन्होंने खुद अपना कद जो है स्वयं जो है कम कर लिया और उस दल के साथ, उस गठबंधन के साथ जाके जुड़ गए, जो कि उन्हें कल तक मानसिक असंतुलन का शिकार बता रहा था। और जहां जाकर मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने अपनी खुद जो है राजनीतिक, जिसको बोलेंगे सुसाइड बोलते हैं, वो किया है। क्योंकि जो इंसान, जो राजनीतिक दल अपने स्वयं के, जो उनके खुद के जो नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, उनको घर बैठा दिया भाजपा ने, तो नीतीश जी के सगे कैसे हो गए और वो क्यों होंगे? और उनका तो सीधा सा फंडा है कि जितनी भी रीजनल पार्टियां जो है उनको सिरे से नेस्ता नबूद करने का उन्होंने संकल्प लिया है कि केवल 1 या 2 पार्टी या 3 पार्टी ही केवल जो है रहे और जो है रीजनल पार्टियां खत्म हो जाए। ऐसा तो कांग्रेस का कभी ऐसा कोई विचार नहीं रहा। हमारे कांग्रेस में से आप देखेंगे कि जितने भी दल हैं ज्यादातर कांग्रेस से निकले हुए हैं, जितने भी भाजपा के भी नेता ज्यादातर कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो कांग्रेस ने कभी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र चलता है, हम उस लोकतंत्र पर चलते हैं और हमारे हिसाब से जो भी, जिसका भी जो मन है या जो भी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये जो नुकसान है ये इंडिया गठबंधन का नहीं है, ये नीतीश जी का स्वयं है और भाजपा ही उनका जो है, उनकी जो है ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी, ऐसा
मुझे लगता है। तो इंडिया गठबंधन को नीतीश जी के जाने से क्या फायदा हुआ? देखिए, उनको नीतीश जी के जाने से फायदा ये होता है कि वो सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन का हौसला वो परस्त नहीं, कर मेरे देंगे। सवाल को फिर से सुनिए रितु जी। आपने तो बता दिया एनडीए के तो ताबूत में आखिरी कील हो गई, नीतीश कुमार ने सुसाइड कर लिया, ये आपका आकलन है। इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार जी के जाने से क्या फायदा हुआ? थोड़ा देश को समझ में आए ना। रितु जी जैसी सुधी प्रवक्ता हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की, वो बताएंगे देखो नीतीश जी चले गए ना, अब इंडिया गठबंधन का ये फायदा हो गया, कांग्रेस का ये फायदा हो गया। थोड़ा फायदा बता दीजिए ना हमें। मैं हिमांशु जी, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नीतीश जी चले जाए। हम तो उनको लेके आए, बाइज्जत लेके आए। उनके जाने के फायदे हमने गिने नहीं हम, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस प्रकार के दल बदलू जो कि आज चले गए, अगर वो समय पर जब बिल्कुल जो है वोटिंग से पहले या इलेक्शन से जस्ट पहले चले जाते तो हम क्या कर लेते। तो भाई तो हमें रितु जी ने एक काम की बात बताई, भाई सत्यानाश होता उससे अच्छा है कि नाश ही हुआ। भाई इन चुनाव के मौके पर जाते तो सब कुछ निपट जाता। अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, पहले ही चले गए ना, कम से कम इतनी ही राहत की बात है। तो रितु जी की ये बात हमें समझ में आई। तो जनता दल यूनाइटेड के मनीष यादव जी है, ऐसा आपने क्यों किया भाई? आप तो सत्यानाश कर सकते थे, आप नाश पे क्यों संतुष्ट हो गए भाई? देखिए, मैं दो बात बोलना और बात बताइए मनीष जी, वो कहो तो बाइट भी चलवाऊं, वो आपके नेता है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका भी एक बयान था, मर जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या माने, मर गए इसलिए भाजपा के साथ चले गए? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं जी। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका जी ने कहा कि राजद में महागठबंधन बनने के बाद ही बिहार में विकास हुआ और सामाजिक न्याय स्थापित हुआ जी। तो मैं उन्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं। जी। जो हमारे लोहिया जी की कल्पना थी, बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बना कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%। उस समय क्या राजद मेरे साथ थी? आज महिलाएं प्रमुख बन रही है, जिला परिषद की अध्यक्ष बन रही है, क्या उस समय राजद मेरे साथ थी? नहीं थी। चाहे अति पिछड़ा का आरक्षण हो, क्या उस समय राजद मेरे साथ थी? आज जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके घर में हम शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं, क्या उस समय राजद हमारे साथ थी? हम लड़कियों को घर से निकाल कर उसे साइकिल दे रहे हैं, क्या उस समय राजद हमारे साथ थी? और ये कह रहे नियुक्ति की बात, क्या नियुक्ति केवल आज निकला है? और नियुक्ति निकालने में क्या मंत्री की भूमिका होती है? वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का विजन है, उसमें मंत्री का क्या योगदान है? ये बार बार बातों को कहना चाह रही है कि तेजस्वी जी के कारण मनीष जी आप खाम में प्रियंका जी पर नाराज हो रहे हो। ये तो स्वयं नीतीश कुमार जी ने कहा कि सारा श्रेय राजद को मिल जा रहा है, हमको जो है उसका श्रेय नहीं मिल रहा। ये तो नीतीश जी की भी शिकायत थी। आप प्रियंका जी पे क्यों इतना नाराज हो रहे हैं मनीष जी? मैं इनकी ये कह रही थी कि जब से राजद आया तब से सामाजिक न्याय स्थापित हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि आज बिहार के हर तरफ चारों तरफ सड़कें हैं, क्या उस समय राजद हमारे साथ थी? शौचालय हर घर में। छोड़ो मनीष जी, ये बताओ जब इतना सब कुछ अच्छा किए तो आपकी सीटें कुल 42 क्यों आई? इसके संदर्भ में थोड़ा सा बताओ ना, किसके कारण से आपकी केवल 42 आई हो? आप तीसरे नंबर की पार्टी होकर रह गए, ये भी पता चलना चाहिए देश को भाई। क्यों राजद आज इतनी बड़ी पार्टी बनी हुई तो 2010 में 22 सीट पर क्यों आ गई थी? अरे भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अभी आप बता रहे थे ना कि हमने इतना अच्छा काम किया। तो जो सवाल है मनीष जी, उस सवाल का उत्तर देके जरा देश के लोगों की निगाहों से पर्दा हटाइए। आपको मौका मिला, आप बताइए कि इतना अच्छा काम करने के एवज में बिहार की जनता ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, या किसने आपके साथ ऐसा किया जिसके कारण से आपकी ये हालत हुई थी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं हिमांशु जी, उस समय की हालात कुछ और थे, उस समय की परिस्थिति कुछ और थे, अब की परिस्थिति कुछ और है। सीटें जीतना ना जीतना उससे हमारा विकास नहीं रुकने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां विकास की किरणें नहीं पहुंची है। लेकिन आज वो ऋतु जी की बात बहुत बुरी लग गई थी, कोई रहे ना रहे, तो आपने कहा देखो इनकी भाषा, और अभी आपने कहा कि कोई रहे ना रहे तो ये भाषा चलेगी।
जीते ना जीते, मतलब बिहार की जनता आपको वोट दे ना दे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है? मैं नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैं रहे और ना रहे की बात नहीं बोला जी। हमने बोला कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है जी। 2005 में भी जब हमारे नेता जब सीएम के पद से शपथ लिए थे, क्या किसका विकास? बिहार की जनता का विकास। और किसका विकास? अच्छा, चाहे सड़क की मामला हो, बिजली की मामला हो, स्कूल का मामला हो, रोजगार का मामला हो, हर क्षेत्र में हमारा विकास पहली प्राथमिकता है। चलिए, लेकिन आपके नेताजी के विकास के संदर्भ में भाजपा का क्या नजरिया है, जानने में दिलचस्पी है। और इसके लिए मेरे साथ में डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी है। धीरेन्द्र तायल जी के पास हर चीज बड़ी कैलकुलेटेड है। तो धीरेन्द्र जी, थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन के अनुसार रोशनी दीजिए। अब नीतीश कुमार जी का क्या हाल होने वाला है? नीतीश कुमार जी एक समय पे 100 से ऊपर सीटें जीता करते थे। आपके साथ रहते रहते 42 में पिछली बार आप ला दिए, अब फिर साथ आए हैं। नीतीश जी कहां जाके रुकेंगे? नीतीश जी या भाजपा, अब तो बात एनडीए की है हिमांशु जी। एनडीए, अरे एनडीए में ही तो थे जब 42 सीटें आई थी, आप भूल गए धीरेन्द्र जी। वो डाटा निकालिए ना, अभी पिछली बार आप हमको डाटा कितना बढ़िया बता रहे थे। डेटा तो बहुत अच्छा भी देता हूं। तो अभी जो भी है वो अलग अलग हो नहीं दिख रहा है। जो भी दिखेगा एनडीए दिखेगी जी। और एनडीए कहां पहुंचेगी ये आप सबको पता है, सारे देश को पता है एनडीए कहां पहुंचेगी। गिरिजा जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि ये गठबंधन तो वैसे ही रेंग रहा है। अब वो रेंग ही रहा है तो भैया चल तो पड़, वो तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि वो चल सकता नहीं, क्योंकि वो उसके पहिए है ही नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इसमें जो बड़ा दल है, जो राष्ट्रीय दल है जी, वो कांग्रेस जी। मेरे को नहीं समझ में आया वो कैसे राष्ट्रीय दल है, क्योंकि आप कहते हैं मैं डेटा से बात करता हूं, इसलिए मैं डेटा की बात कर लेता हूं। पिछले चुनाव में 20 स्टेट्स एंड यूटीज में कांग्रेस की सीटें 0 थी जी, और केरला को छोड़कर बाकियों में सिंगल डिजिट थी जी। थोड़ा वोट के संदर्भ में भी डाटा देखा करो धीरेन्द्र जी। आपने कहा ना गिरिजा जी कैसे बता रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, वो ऐसे बता रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस को वोट मिलता है। सीट कितनी मिली ये एक आकलन, वोट किस तरीके से मिला वो भी उतना ही महत्वपूर्ण आकलन। तो गिरिजा जी की समझ पर सवाल मत उठाइए। गिरिजा जी ठीक कह रहे हैं। पैन इंडिया इस समय देश में 2 ही पार्टी है, या तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कांग्रेस अब आपको पसंद नहीं है, अपनी बात ठीक है, पर गिरिजा जी की बात आप पसंद न करो ये भी बात ठीक नहीं। तथ्य की रोशनी में रहते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई मतलब उनकी बात को करने का नहीं था। मैं तो सिर्फ आपको डेटा दे रहा था कि वो भी एक रीजनल पार्टी ही है, वो कोई नेशनल लेवल पार्टी अब नहीं है। और प्रॉब्लम एक्चुअली वही है जी कि वो जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी जिसका सारे देश में एक वर्चस्व था जी, वो अपने आप को जहां पहुंच गई है, जो कह रहे हैं कि सीधी रीढ़ की हड्डी का जो नेतृत्व है उसने जहां तक पहुंचा दिया उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस समय। तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ हैंडल भी कर रहे हैं उसे आप हैंडल नहीं करने दे रहे हैं। आपकी कुशलता को तो हम देख ही रहे हैं, हम क्या सभी देख रहे हैं। लेकिन मैं प्रियंका जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। अब क्या करेंगे आप? इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहना चाहेंगे या आप भी निकल जाना चाहेंगे, ये सवाल है। देखिए जब जिस समय में देश में सोनिया जी की छवि को तार तार किया जा रहा था, भाजपा के लोगों ने पता नहीं उनको क्या क्या तक नहीं कहा, मैं वो शब्द रिपीट नहीं करूंगी। उस समय भी लालू जी कह रहे थे कि सोनिया जी इस देश की आदरणीय बहू हैं, और उस समय को लेकर आज तक भी राजद और कांग्रेस के बीच कभी कोई टूट फूट हुई ही नहीं है। हम लोग साथ हैं क्योंकि हमारा गोल एक ही है कि देश में जो सांप्रदायिकता का आग लगा हुआ है उससे देश को बचाना है। जो बेरोजगारी की जंजीरों ने जिस भारत देश को जकड़ लिया है उससे उसको आजाद कराना है। जिस भूखमरी से कोई बच्चा आज भी तड़प रहा है और 30 करोड़ आवाम आज भी एक वक्त का खाना खाकर के सोती है, उससे हमें उसको बचाना है। तो हमारा गोल तो क्लियर है। कैसी बातें कर रही हो प्रियंका जी? 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन 5 साल तक मिलता रहेगा, यह ऐलान सरकार का है। आप यहां पर सीधे बोल दे रहे हो कि 30 करोड़ लोग एक टाइम का खाकर सो रहे हैं। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल, ये मैं डेटा के रिपोर्ट पे कह रही हूँ। और दूसरी बात, जब आप बात कर रहे हैं कि 80 करोड़, तो क्या ये हमारी विफलता नहीं है कि आज भी 80 करोड़ लोग? अरे पहले एक बात में कायम रहो ना, या तो आप बोलो कि आपका डाटा गलत है, या आप बोलो कि सरकार का दावा गलत है। सरकार का ऐलान है
80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल 5 साल से 2 टाइम का राशन दे रहे हैं और अगले 5 साल तक देते रहेंगे ताकि इस देश में कोई भूख से ना मरे। भोजन का अधिकार देश के संविधान के तहत शामिल किया गया है ना, आपको पता होना चाहिए। और अभी आपने कितनी आसानी से स्टेटमेंट दे दिया, पुराने लोहियावादी स्टाइल में कह दिया देश के 30 करोड़ लोग डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फैंस का इंतजार इस ईद खत्म होने वाला है। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर जारी कर दिया गया है और अब इंतजार है फिल्म का सिनेमा घरों में रिलीज होने का। बात करें फिल्म के टीजर की तो फैंस का जोश काफी हाई है। दिल से सोल्जर वो छोड़े, अब नाम में इंडिया, काम में इंडिया, पहचान इंडिया। इंडिया कभी टूटा है क्या जो अलायंस टूट जाएगा? देश नहीं टूटता है और इंडिया अलायंस ये देश बात है। कर रहे हो? 15 अगस्त 1947 को देश टूटा ही हमने देखा। प्रियंका जी, कैसी स्टेटमेंट आप दे देते हो भाई? देश की तो टूटा था, आज तक उसके दर्द के साथ गुजर रहे हैं। पर मैं गिरजा जी आपके पास आखिरी बातचीत के लिए आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, नीतीश कुमार बिल्कुल अलग चीज है, इंडिया अलायंस बिल्कुल अलग चीज है, ये आपका तर्क था। पर क्या कल का घटनाक्रम देश में भाजपा के पक्ष में वातावरण बनाने में मददगार नहीं है? जो एक कोशिश चल रही थी साझा विपक्ष की, विकल्प बनने की, उसको बड़ा धक्का कल के घटनाक्रम के साथ लगाए कि नहीं लगाए? क्या आप नहीं देखते हैं कि 2024 के संदर्भ में भाजपा बनाम संयुक्त विपक्ष जो दिखाई देने की कोशिश की जा रही थी, अब शायद वो उस रूप में ना दिखे? सीधा आपका निष्कर्ष। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार के साथ जो कल घटनाक्रम हुआ, जो वो एनडीए में गए, उससे महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल मानना गलत है। नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। और उसकी भरपाई यदि करना है तो कांग्रेस को अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी और उस गठबंधन को में कुछ इस तरह के डेंट और दूसरे न लगें, उसकी ओर काम करना होगा। और तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के इस कदम से नीतीश कुमार जी की आलोचना खूब हो रही होगी या हो रही है, लेकिन मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा उदाहरण सेट किया है भारतीय राजनीति में कि अल्पमत में रहते हुए, अल्पमत मतलब तीसरी पार्टी, सबसे कम विधायक जिनके पास है, उसके बाद भी एक तरफ वो जो इंडिया गठबंधन है उसको मजबूर करते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बने रहने की शर्त को स्वीकार करें, उनका समर्थन लें, और दूसरी ओर सबसे बड़ी पार्टी जो केंद्र में है बीजेपी को भी इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बने रहने के शर्त को मानते हुए उनका समर्थन दें। तो ये भारतीय राजनीति में बहुत अनूठा उदाहरण है। जो इंडिया गठबंधन है उसको इस बात से एक बड़ा धक्का लगा है और उसका एक परसेप्शन बीजेपी के पक्ष में बना है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति होने का दावा करती है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करती है, वो जरूरत पड़ने पर अपने से आधा सीटें पाने वाले राजनीतिक दल के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना देने के लिए तैयार होती है, चाहे वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हो और चाहे अभी नीतीश कुमार। कुल मिलाकर समय पर निर्णय लेकर अपने हित साधने की जिस कला का प्रदर्शन भाजपा के द्वारा है, क्या कांग्रेस उस कला में सिद्धस्त हो पाएगी, ये सवाल है। कल के घटनाक्रम ने इंडिया गठबंधन के भविष्य को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवालों के घेरे में अब लोकसभा चुनाव भी है, जिसमें 400 पार के नारे के साथ भाजपा है और वहीं दूसरी ओर संयुक्त विपक्ष दावा कर रहा था रोक देंगे इस बार मोदी जी का रथ और भाजपा का रथ। क्या वो उस रथ को रोकना तो दूर, रोकने की कोशिश भी गंभीरता से देश की जनता के बीच आ पाएगी, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। आने वाला समय इसका जवाब देगा। लेकिन आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, ये कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। ख्वाजा साजिद ने जो जमीनी हकीकत के संदर्भ में शेर के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की हैं, देश की सियासत पर इस समय बहुत ही ज्यादा मौजूद है। बहरहाल
अब समय है इजाजत का, तो मुझे दी इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।